हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर। आज की इस वीडियो में हम व्हीटस्टोन सेतु को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो वीडियो को पूरा देखना है। आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको तैयार करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ख़ात्मा करते हैं व्हीटस्टोन सेतु का। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, ये किस काम के लिए उपयोग किया जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विशेष परिपथ है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। यानी व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जाती है। अब समझते हैं इसकी संरचना कैसी होती है, यानी इसको कैसे बनाया जाता है। तो संरचना समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस सेतु में 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S होते हैं। देखो इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R और S किससे जुड़े होते हैं? 4 भुजाओं क्रमशः AB, BC और DC और क्या होगा AD से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि 4 भुजाओं से जुड़े होते हैं। देखिए इस प्रकार 4 भुजाओं से जुड़ जाते हैं कि मिलकर एक क्या बनाते हैं, चतुर्भुज की संरचना करते हैं। यानी एक क्या बनाते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है। और बिंदु AC के बीच विद्युत वाहक बल E क्या है, बिंदु जो A और C के बीच एक विद्युत वाहक बल E लगा होता है, उसी के साथ एक प्लग कुंजी क्या जोड़ते हैं, K1 जोड़ते हैं। तथा बिंदु B से D के बीच एक क्या लगाते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है यानी G, और एक प्लग कुंजी क्या लगी होती है, देखते हैं कि क्या BD के बीच एक धारा मापी जिसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं, तथा कुंजी K2 जोड़ती हैं। इन चारों प्रतिरोध PQ तथा R का मान हमें ज्ञात है। यानी इन 4 प्रतिरोध में से PQ और R का मान हमें ज्ञात है, लेकिन किसका मान नहीं है, S का मान। यानी प्रतिरोध S का मान हमें क्या नहीं है, अज्ञात है। इसी प्रतिरोध का मान हम इस सेतु की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। सिंपल सी वहाँ साथ समझ में आई। एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि माना यानी 4 प्रतिरोध PQRS एक चतुर्भुज ABCD में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, ABCD में आप लिख सकते हैं, ऐसे जुड़ सकते हैं। यानी A से B के बीच में P, B से C के बीच में Q और D से C के बीच में S और A से D के बीच में क्या जुड़ा है, R, और एक चतुर्भुज की संरचना करती है। फिर क्या पढ़ा हमने, A से AC के बीच, कौन से AC के बीच एक विद्युत वाहक बल E तथा प्लग कुंजी K1 जोड़ते हैं। तथा BD के बीच क्या जोड़ते हैं, एक धारा मापी G तथा प्लग कुंजी K2 जोड़ते हैं। अब क्या करते हैं कि जो मान लीजिए मैं क्या चार प्रतिरोध में से 3 प्रतिरोध ज्ञात हैं, P, Q और R हमें ज्ञात हैं, फिर लेकिन एक अज्ञात प्रतिरोध ऐसे इस सेतु की सहायता से हम इसी की गणना करते हैं। अब पहले समझते हैं इसके सिद्धांत की। ठीक है। तो इसका सिद्धांत क्या होता है कि बिल्कुल संतुलित, यानी इस सेतु का सिद्धांत संतुलन की स्थिति में है। कैसा मानते हैं, संतुलन की स्थिति में कार्य करता है। और संतुलन की स्थिति के लिए एक प्रतिरोध P और Q को स्थिर रखकर R का मान इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि धारामाप में कोई विक्षेप ना हो। यानी इन P और Q को इस प्रकार संतुलित कर लेते हैं कि और तथा R को इस प्रकार P और Q को स्थिर रखा जाता है तथा R के मान को इस प्रकार संतुलित करते हैं कि इस धारामापी में यानी इसमें कोई भी विक्षेप ना हो। फिर क्या करते हैं, इसे हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो विक्षेप ना आए तो इस स्थिति में BD में विभव समान होता है। चतुर्भुज की किसी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात, चतुर्भुज की किसी 2 संलग्न यानी आपस में जुड़ी हुई भुजाओं की प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के बराबर होता है। यानी बात क्या कर रहे हैं कि जो संलग्न भुजाएं हैं, यानी आपस में जुड़ी भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात और शेष दूसरी भुजाओं के जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यानी क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए PQ यानी संलग्न भुजाएं, यानी ये होगी PQ आपस में जुड़ी हैं, और तथा RS तो क्या होगा, PQ बटे बराबर क्या होगा, RS, यानी इनके अनुपात के बराबर होता है। यह क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। यानी स्टोन कैसा होना चाहिए, संतुलित की अवस्था में होता है, यानी इनकी धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। जैसे ही आपको ये प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। तो फिर जब क्या बता रहा है कि 2 संलग्न भुजाओं का जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है, इन 2 सामने संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात होता है बराबर किसके बराबर होता है, शेष 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात, शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है।
अब अगर बात की जाए इसकी यानी उत्पत्ति की, तो हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति के लिए पहले हम सबसे पहले हम चित्र की सहायता से देखते हैं। तो अगर हम क्या करें कि मानो संतुलन की स्थिति में बैटरी है, तो बैटरी में क्या करते हैं हम, जैसी बैटरी द्वारा आई धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, यानी क्या किया हमने कि बैटरी द्वारा इस प्रतिरोध में आई धारा प्रवाहित की, तो ये बिंदु ए पर पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाती है, एक I1 और एक I2 में बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। फिर जैसे देखते हैं कि बिंदु ए बी की ओर क्या बह रही है I1 और इसकी भी ओर क्या बह रही I2 धारा प्रवाहित होने लगती है। और इस प्रकार हम क्या करते हैं कि अपने एक संधि नियम पढ़ा है कि किसी भी संधि नियम में किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ा होगा कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी यहाँ पर लिखता है कि सिग्मा आई बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं क्या होती हैं, धनात्मक, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं होती है ऋणात्मक। तो इसमें ये क्या हो रही, जैसे एक संधि ए पर मिल रही थी धारा और ये दो भागों में बटी, तो संधि की ओर आने वाली धाराएं I1 I2 क्या हो रही, दूर जा रही हैं संधि से, तब क्या होगी कि उनका मान I1 माइनस क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा कि नहीं, और ये धारा एक और होना आ रही थी I आ रही थी, इन सबके ऋणात्मक एक के बराबर होगी, यानी ये क्या हो जाएंगी 0 होती हैं, यानी इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर हम इनके लिए इसे बनाएं तो I बराबर क्या हो जाएंगे, इन सबको इसको I1 I2 को बराबर के उस साइड पहुँचाएँ तो I1 प्लस क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर बात की जाए, ये तो आप समझ रहे हैं संधि की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार ये संधि एक दूसरे को जुड़ेंगी। ठीक है, तो लेकिन अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक नियम और पढ़ा होगा आपने, बंद पास का लूप। अब देखेंगे हम, अब बंद भाग यानी देखा है कि बंद भाग मैंने बंद पास के लूप में पढ़ा है, बंद भाग कौन सा होगा इसमें देखेंगे आप, तो बंद पास यानी किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखेंगे। तो आपने देखा होगा कि A B D A पहले बंद पास के लिए देखेंगे, तो बंद भाग कौन सा होगा, ABDA में लूप नियम लगाने पर, लूप नियम वही संधि नियम है, तो सॉरी वो बंद पास नियम, लूप नियम लगाने पर ठीक है, तो क्या होगा संधि नियम, तो हमने पढ़ा कि किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल इसमें लगे विद्युत वाहक बल की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जब धारा देखेंगे ये पहले बंद पास में यहाँ से, तो I1 धारा है, उसका संगत प्रतिरोध क्या है, P है, तो हम क्या लिखेंगे, I1 P, ठीक है, माइनस, ठीक है, धारा होगी। फिर देखेंगे उसकी विपरीत दिशा में देखेंगे, ठीक है, विपरीत दिशा में क्या है, दूसरी दिशा में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, संगत प्रतिरोध क्या है, धारा क्या है I2, संगत प्रतिरोध क्या है R है, उसके कैसे विपरीत दिशा में, तो हम पढ़ चुके हैं कि विपरीत दिशा में धारा क्या होती है, माइनस होगी, तो क्या लिखेंगे I2R मान लेंगे। ठीक है, I2R मान लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, अगर हम फिर इसके बंद पास के लिए यानी फिर दूसरे यहाँ पर आए, तो यहाँ पर देखिए कि गैल्वेनोमीटर यहाँ पर क्या होगा कि धारा यानी जो इसका जो G यानी धारा मापी यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिरोध तथा धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम R2 को साइड पहुँचाएँ तो I1 P बराबर क्या हो जाएगा, I2R हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लूप अगले लूप यानी अब बंद पास, ठीक है, बंद भाग कौन से चलेंगे, अब यहाँ पर देखोगे आप कौन कैसी BCDB क्या हो जाएगा, तो कौन सी BCDB की ओर चलती से, ठीक है, BCDB उसे चलते हैं। तब उसमें देखोगे आप, तो इसमें भी धारा क्या होगी, यहाँ से चल रही धारा, तो I1 और संगत प्रतिरोध क्या होगा Q, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे I1 Q, और इसके यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला प्रतिरोध क्या हो जाएगा I2S, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस I2S बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, I1 बराबर क्या बना दें हम I2S, इसे हम समीकरण 2 मान लें। फिर हम क्या कर दें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा I1P
बराबर क्या था, I2R में भाग किससे दे रहे हैं हम, I1 क्या हो जाएगा, I1Q बटे क्या हो जाएगा, I2S से भाग देते हैं तो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, यानी P बटे Q बराबर R बटे S आ जाएगा। और यही क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, यानी उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार आप व्हीटस्टोन सेतु को लिख सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।